चीखों की आवाज़ें आप सुन रहे हैं पशु पक्षियों की, ये नकली नहीं है, ये असली हैं और हमारे देश की हैं। आधी रात को जब सब लोग सो चुके थे, अंधेरी रात में तेलंगाना की गवर्नमेंट ने इन पशु पक्षियों को बेघर कर दिया। कितने पशु पक्षी मर गए क्योंकि आधी रात को जंगल को तबाह करने के लिए, जंगल को खत्म करने के लिए, और वो जंगल जो कि 400 एकड़ के एरिया में फैला हुआ है, कितने पशु पक्षियों का वो घर है। और उस अंधेरी रात में तेलंगाना गवर्नमेंट इस जंगल को खत्म करने, नष्ट करने आई। ये तो वहाँ पर जो यूनिवर्सिटी के बच्चे थे, क्योंकि यूनिवर्सिटी के पास की ही ये ज़मीन थी, और तेलंगाना गवर्नमेंट ने बिल्कुल ऐसा समय चुना जब कुछ छुट्टियां इकट्ठी थी, 3-4 दिनों की छुट्टी इकट्ठी थी, और छुट्टी के समय यूनिवर्सिटी में बच्चे घर जा चुके होंगे, और रात का समय चुना, मतलब यानी दिन भी ऐसा चुना, समय भी रात का चुना। कहते हैं ना कि क्राइम करने के लिए क्रिमिनल्स ऐसा समय चुनते हैं कि किसी को खबर ना चले, वैसा ही यहाँ पर हुआ। लेकिन बाद में यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया, उनको भी तेलंगाना गवर्नमेंट ने डिटेन कर दिया, प्रोटेस्ट हुए। मीडिया चैनल्स में उस समय कहीं नहीं कुछ दिखाया जा रहा था, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मैटर उठा और ऑनरेबल जस्टिस गवई एंड ऑनरेबल जस्टिस मसीह, इनकी बेंच ने इंटरिम तौर पर आदेश दिया कि जो भी कुछ हो रहा है तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा, ये डिफॉरेस्टेशन का काम, ये इमीडिएटली रोक दिया जाए और रिपोर्ट हमें सौंपी जाए, फिर वो देखेंगे इसमें क्या करना है। लेकिन 400 एकड़ का जंगल है और 25% तेलंगाना गवर्नमेंट उजाड़ चुकी है। 25% यानी 100 एकड़ तक उजाड़ चुकी है जंगल, और कितने पशु पक्षी बेघर हो गए, कितने पशु पक्षी मर गए। कौन है इसका जिम्मेदार? अब तेलंगाना गवर्नमेंट तो बोलती है कि ये लैंड फॉरेस्ट नोटिफाइड ही नहीं है, यानी कोई भी अगर फॉरेस्ट की लैंड होती है, यानी जंगल की लैंड होती है, वो नोटिफाई होनी चाहिए कि वो फॉरेस्ट लैंड है। तेलंगाना गवर्नमेंट का कहना है कि ये लैंड फॉरेस्ट करके नोटिफाइड ही नहीं है, और ये लैंड हमारी है, सरकार को ये 2004 में मिल चुकी थी। तेलंगाना सरकार ने जो मीडिया को कहा, वो स्टेटमेंट मैं यहाँ पढ़ रही हूँ, उन्होंने कहा कि ये जमीन पूरी तरह सरकारी है और इसे 2004 में ही राज्य सरकार को सौंप दिया गया था। सरकार ने बताया 2004 में ये जमीन IMG अकेडमी भारत प्राइवेट लिमिटेड को खेल सुविधाओं के विकास के लिए दी गई थी। 2006 में IMG अकेडमी ने प्रोजेक्ट शुरू नहीं किया, जिसके बाद सरकार ने जमीन को वापस ले लिया और इसे आंध्र प्रदेश युवा उन्नति, पर्यटन और सांस्कृतिक विभाग को सौंप दिया। इस फैसले के खिलाफ IMG अकादमी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की, लेकिन 7 मार्च 2024 को हाईकोर्ट ने सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया। IMG अकादमी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, लेकिन 3 मई 2024 को कोर्ट ने उनकी अपील खारिज कर दी। इसके बाद सरकार ने इस जमीन को कब्जा ले लिया। सरकार का कहना है कि 19 जुलाई 2024 को एक आधिकारिक सर्वे हुआ, जिसमें विश्वविद्यालय और सरकारी अधिकारियों की मौजूदगी में यह तय किया गया कि ये जमीन सरकारी है और इसमें विश्वविद्यालय की कोई हिस्सेदारी नहीं है। सरकार ने यह भी कहा कि मीडिया में गलत जानकारी फैलाई जा रही है कि ये जमीन वन क्षेत्र है, यानी सरकार अपना लीगल पक्ष बिल्कुल मजबूती से रख रही है कि ये फॉरेस्ट लैंड है ही नहीं, ये सरकारी जमीन है, और इस सरकारी जमीन पर हम कुछ भी करें, हमें डेवलपमेंट करना है तो हम इसमें अपना काम कर सकते हैं। और इसके लिए तेलंगाना सरकार ने यह भी कहा कि हम इस लैंड को ऑक्शन करने के लिए इसलिए सोच रहे थे क्योंकि इससे हमें 50,000 करोड़ रुपए जनरेट होगा और 5 लाख जॉब्स जनरेट होंगी, क्योंकि हम इसको पूरा IT कॉरिडोर बनाएंगे। ये सरकारी जमीन है, डेवलपमेंट के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। अब लीगली सरकार के पॉइंट्स कितने भी मजबूत हों, कितना भी वो कोर्ट में जाकर इस बात को स्टैंड कर सके, लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई क्या ये नहीं है कि ये जो जंगल है वो असल में पशु पक्षियों का घर है? क्या ये दिख नहीं रहा है सरकार को? क्या ये दिख नहीं रहा है जनता को? पशु पक्षी वहां पर रह रहे हैं इतने समय से, वो उस एरिया में वो पूरा जंगल है, पेड़ है वहां पर, और डिफॉरेस्टेशन सरकार आकर कर रही है पेड़ गिराकर कि ये जमीन तो मेरी है। अब लीगली कितना भी वो स्टैंड ले, लेकिन फैक्चुअली क्या सत्य है? फैक्चुअली तो वो पशु पक्षियों का घर है। आप जमीन पर अपनी ओनरशिप के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर, लाखों नौकरियां देने के नाम पर, IT पार्क बनाने के नाम पर आप इतने सारे पशु पक्षियों की जान ले लोगे? आप पर्यावरण के बारे में बिल्कुल नहीं सोचोगे? अब यहां पर तो ये पशु पक्षी थे जो कि बेजुबान थे, उन्होंने चीख कर अपनी आवाज तो पहुंचाने की कोशिश करी, लेकिन उनके पास जुबान नहीं है कि वो ये बात बोल पाए कि ये हमारा घर है और हम इतने सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, इतने सालों से यहाँ पर पेड़ है, तो ये जंगल ही है और ये हमारा घर ही है।
कोई उनका वकील नहीं, कोई उनके लिए कहने वाला नहीं, क्योंकि वो बेजुबान है तो उनके ऊपर अत्याचार कर दिया जाए। अगर कोई बेजुबान है या फिर अगर किसी के पास लीगली कोई स्टैंड नहीं है तो क्या आप अपनी लीगल बातें लाकर, आप अपनी डेवलपमेंट की बातें लाकर आप बेजुबानों पर अत्याचार करोगे? बस इसलिए कि आपके पास जमीन के टुकड़े का कागज है, बस इसीलिए कि आपके पास डेवलपमेंट के राइट्स हैं, और इसीलिए कि आप सरकार हो, आप अपर हैंड पर हो, आपके पास जुबान है, आपके पास पावर है, आपके पास पैसा है। जब पावर और पैसा होता है तो इंसान बहुत रास्ते ढूंढ लेता है, बहुत लीगल तरीके भी ढूंढ लेता है। अब सरकार यहाँ पे लीगल अपना तर्क दे रही है कि हम ये कर सकते थे क्योंकि ये हमारे पक्ष है। उन्होंने मीडिया में आकर बिल्कुल ये सारी बातें बोली हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि तेलंगाना सरकार को भीतर से क्यों नहीं ये लगा कि हम ये गलत कर रहे हैं। लीगली वो रास्ते ढूंढ रहे हैं, जवाब उन्होंने डिफेंस में तैयार रखे हैं, लेकिन भीतर से उनको ये क्यों नहीं लगा कि इतने पशु पक्षियों की चीखों का क्या, उनकी हत्या का क्या, उनको बेघर करने का क्या सिर्फ कोई एक्ट कोर्ट में आपको पनिशमेंट देगी उसी एक्ट से डरना चाहिए? क्या कोई, अगर आप क्रिमिनल एक्ट कर रहे हो और आपको लगता है कि आप लीगली उससे बच जाओगे या फिर आपके एक्ट के बारे में किसी तीसरे को पता नहीं चलेगा, तो क्या लगता है कि उस एक्ट से, उस कर्म से, उस क्राइम से क्या आप पूरी तरह से बच जाओगे? तो हमारे शास्त्र कहते हैं नहीं, कानून से फिर भी अगर आप कहीं ना कहीं लूप होल्स ढूंढकर बच भी जाओ, लेकिन हर कर्म का हिसाब किताब कहीं और भी होता है। जरूरी नहीं है कि इस धरती पर ही आपको हिसाब किताब करना हो, और इसीलिए कहा गया है कर्मा नेवर डाइज। कर्म का हिसाब किताब जरूर होगा, भले ही कोर्ट्स में, पुलिस में ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं जरूर होगा, और कर्म का जवाब वापस फल से आता ही आता है। वो किसी न किसी रूप में कभी ना कभी आता ही है। ये सृष्टि का नियम है, ये प्रकृति का नियम है। अब कई लोगों ने हमसे एक और सवाल पूछा कि दया क्यों नहीं आई सरकार को, और सरकार में बैठे इन लोगों को जिन्होंने ये कृत्य किया उनको दया क्यों नहीं आई कि लाखों पशु पक्षियों को बेघर कर रहे हो, लाखों पशु पक्षियों की जान जा रही है, दया क्यों नहीं आई? तो उसका भी जवाब मैं यहाँ पर देती हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी श्री रामचरितमानस में ये लिखकर पहले ही गए हैं। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा, ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर, कहा ही न दूसरी बात, कौड़ी लागी लोभ बस, करहि विप्र गुरु घात। तुलसीदास जी ने इसमें कहा कि कलयुग में ऐसे कुछ लोग होंगे जो मुंह से तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, कभी तो उनके मुंह से अच्छी बातों के अलावा कुछ निकलेगा ही नहीं, लेकिन ऐसे कुछ लोग थोड़े से लालच के लिए, थोड़े से लोभ के लिए, कौड़ी वर्ड यूज किया तुलसीदास जी ने कि थोड़े से कौड़ियों के लिए ऐसे कुछ लोग ब्राह्मण और अपने गुरु का भी घात तक करने को तैयार हो जाएंगे। थोड़े से लालच के लिए अपने गुरु की भी हत्या कर देंगे, गुरु से घात कर लेंगे, अपने ही गुरु से। तो ये तो पशु पक्षी हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं अपने गुरु तक को नहीं छोड़ेंगे ऐसे कुछ लोग कलयुग में कि थोड़े से लालच के लिए वो अपने गुरु तक का घात कर सकते हैं। तो ये तो पशु पक्षी हैं, बेजुबान हैं, इनके साथ वो क्या क्या नहीं करेंगे। वो सरकार जिनके पास लाखों करोड़ों अरबों रुपए पहले हैं, पहले से ही कितनी जमीनें हैं, लेकिन थोड़ी सी जमीन जिसमें पशु पक्षी रहते हैं, जिसमें पेड़ पौधे हैं, और जिससे उनको भी फायदा है, जिससे सिटी को भी फायदा है, जिससे लोगों को भी फायदा है, पर्यावरण से आखिरकार किसको फायदा है? फायदा भी हम ही इंसानों को है, हम ही मनुष्यों को है। लेकिन उसके बावजूद भी चंद रुपयों के लिए, चंद जमीन के टुकड़े के लिए, थोड़े से रुपयों, थोड़े से जमीन के लिए पशु पक्षियों को बेघर कर दिया, पशु पक्षियों की हत्या कर दी। तो गोस्वामी जी तो कहकर गए कि ये कलयुग में ऐसा होगा तो हैरान मत होना, क्योंकि ये कलयुग में कुछ लोगों की पहचान होगी कि बातें अच्छी अच्छी करेंगे, अच्छी अच्छी बातें कर कर ही तो वो पावर में आए, पद में आए। ये सरकार पावर में आई कैसे? अच्छी बातें करके ही तो आई। लेकिन थोड़े से लालच के लिए, थोड़े से लोभ के लिए, थोड़ी सी जमीन, थोड़े से पैसों के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं वो अपने गुरु की भी हत्या कर सकते हैं। तो पशु पक्षी तो क्या ही हैं, पशु पक्षी बेजुबान वो क्या ही हैं उनके सामने। वो तो थैंक्स है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को, ऑनरेबल जस्टिस गवई एंड ऑनरेबल जस्टिस मसीह जी की बेंच को, कि उन्होंने इसमें कॉग्निजेंस लिया इस मैटर में और पूछा सरकार से कि आपको क्या इतनी अर्जेंसी थी कि जो रातों रात, अंधेरी रात में आपने ये काम किया, और ये भी पूछा कि क्या आपने एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट किया था, और फिर इसके बाद से रिपोर्ट मांगी और इंटरिम स्टे कर दिया। अब ये देखना है कि फ्यूचर में क्या होता है। क्या फ्यूचर में सिर्फ इतना ही होता है कि डिफॉरेस्टेशन रुकेगी, जो कि रुकनी ही चाहिए, रुकेगी या नहीं रुकेगी। प्लस दूसरा ये भी देखना है कि जो ऑलरेडी 25% लैंड, 25% फॉरेस्ट को उजाड़ दिया गया है, क्या उसकी सजा भी
तेलंगाना सरकार को मिलेगी कोर्ट के द्वारा। वैसे तो हर कर्म की सजा प्रकृति देती ही है, लेकिन कोर्ट के द्वारा क्या सजा मिलेगी? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं यहां पर तेलंगाना सरकार को एक जजमेंट बता के जाना चाहती हूँ, एक साइटेशन, कि जो वो मीडिया में आकर बोल रहे हैं कि ये फॉरेस्ट लैंड नोटिफाई ही नहीं है, यानी ये जो लैंड है वो हमारी है, हम इस पे कुछ भी करें, ये फॉरेस्ट लैंड नहीं है क्योंकि नोटिफाइड नहीं है। तो मैं उनके लिए एक जजमेंट आखिर में बता के जाना चाहती हूँ, जिस जजमेंट का नाम है TN गोदावरमन थिरुमूल पाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये 1996 की ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, जिसमें हमारे देश के एपेक्स कोर्ट ने ये हेल्ड किया है कि कोई भी ऐसी लैंड जिसमें फॉरेस्ट कवर दिख रहा हो, यानी वो दिख रहा हो कि उसमें जंगल बसा हुआ है, और भले ही वो नोटिफाइड नहीं है जंगल के नाम से, भले ही वो फॉरेस्ट एरिया नोटिफाइड नहीं है, लेकिन अगर फॉरेस्ट दिख रहा है, फॉरेस्ट कवर उस लैंड पर है, तो उसको फॉरेस्ट लैंड ही माना जाएगा। तो ये जजमेंट तेलंगाना के इस फॉरेस्ट इशू में पशु पक्षी और पेड़ पौधों के पक्ष से हेल्प दे सकती है।